उत्तराखंड में 29 जून तक बड़ा कोविड कर्फ्यू 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट। व्यापारियों को दी गई भारी राहत। उत्तराखंड में सियासी बयानबाजी हुई तेज। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर लगाए आरोप। कहा प्रशासन के साथ मिलकर प्रताड़ित कर रही है बीजेपी। उत्तराखंड के खानपुर में फंसे 57 किसान। अचानक नदी में पानी बढ़ने से फंसे किसान। एसडीआरएफ और पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बचाई जान। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोगों की उड़ी नींद। हाईकोर्ट ने पंचनगर में अवैध कब्जे को हटाने के दिए आदेश। लोगों ने सरकार से लगाई गुहार। राज्य में कोरोना के 220 नए मामले। 5 संक्रमितों की मौत। ब्लैक फंगस के भी 13 नए केस। नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है अपने उत्तराखंड में। रुक करते हैं खबरों का। आपको बता दें कि उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर कोविड कर्फ्यू को बढ़ाए जाने को लेकर है। जी हां, राज्य की तीरथ सरकार ने उत्तराखंड में 29 जून तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कोविड कर्फ्यू बढ़ाए जाने और चारधाम यात्रा के संबंध में जानकारी दी। उच्च स्तर पर लिए गए फैसले के अनुसार 22 जून से 29 जून तक कोविड कर्फ्यू कुछ ढील के साथ लागू रहेगा। जनरल मर्चेंट, परचून आदि की दुकानें शनिवार रविवार को छोड़कर हफ्ते में 5 दिनों के लिए पहले की तरह ही खोली जाएंगी। होटल, रेस्टोरेंट और 50% डाइनिंग क्षमता के साथ खोले जाएंगे और बार भी 50% की क्षमता के साथ खोले जाएंगे। समस्त सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालय 50 क्षमता के साथ खोले जाएंगे। आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यों पर पूरी क्षमता से खुलेंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा चारधाम यात्रा 1 जुलाई से बद्रीनाथ चमोली जनपद के लिए, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद के लिए और गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी जनपद वासियों के लिए खुलेगी। 11 जुलाई से उत्तराखंड राज्यवासियों के लिए खोल दी जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में प्रवेश के लिए अथवा मैदान से पहाड़ पर जाने के लिए आरटीपीसीआर और एंटीजन रैपिड टेस्ट जरूरी होगा। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि इस कोविड कर्फ्यू को 22 तारीख से 29 तारीख तक कई रिलैक्सेशन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब दुकानें हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी और वीकेंड को, सैटरडे और संडे को बंद रहेंगी और दुकानों का समय पूर्व की तरह बना रहेगा। इसके साथ साथ होटल्स और रेस्टोरेंट और की जो डाइनिंग थी, अब वो 50% कैपेसिटी तक अपने डाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट्स के साथ एक बात रखी गई है कि ये 10 बजे इनको बंद कर दिया जाएगा। 10 बजे रात से 6 बजे तक रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। इसके अलावा बार भी 50% कैपेसिटी के साथ अलाउ की गई हैं। इसके साथ साथ जो ऑफिसेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के हों या प्राइवेट सेक्टर्स के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, सभी ऑफिसेज को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया। इसेंशियल सर्विस वाले जो ऑफिस हैं वो पूरी कैपेसिटी के साथ खोलेंगे पूर्व की भांति, और जो ये स्टेट ऑफिसेज हैं इनके लिए जो हमारा सामान्य प्रशासन डिपार्टमेंट है, ये उनके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा। और इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों का बड़ा खेल सामने आया है। हाथरस से बीडीसी सदस्य का अपहरण किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर, बीडीसी सदस्य की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है। ये पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि अपहरण की शिकायत दर्ज कराई गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि हाथरस में बीडीसी सदस्य का अपहरण किया गया है।
ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अब बीडीसी सदस्य की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। अपहरण के तहत में मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी समेत कई लोगों के खिलाफ में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये एनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि बीडीसी सदस्य का अपहरण किया गया है। आपको बता दें कि बीडीसी प्रमुख को लेकर मतदान होने हैं और उसको लेकर जगह जगह पर अलग अलग तरह के जो गठजोड़ हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाथरस की बात करें तो यहां पर एक अलग ही तरह की स्थिति देखने को मिली है। यहां पर एक सदस्य का अपहरण का मामला सामने है। इस पूरे मामले को लेकर बीडीसी के जो लोग हैं उनको लेकर उसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। जय किशोर हमारे संवाददाता हाथरस से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जय किशोर, क्या कुछ ताजा अपडेट है हाथरस के इस मामले को लेकर, विस्तार से बताएं। मैं बताना चाहूंगा, इस समय हाथरस में अभी फिलहाल में हुए ट्रस्टी चुनाव को लेकर के हाथरस पहले भी घटनाओं के मामले में काफी संदिग्ध रहा है और अभी एक मामला जो है सामने आया, एक वीडियो वायरल हुआ है। ट्रस्टी चुनाव पंचायत चुनाव में एक बीडीसी सदस्य को यहाँ से अगवा कर लिया जाता है और फिर उसको वहाँ ले जा करके उसको पैसे दिए जाते हैं। एक ऐसा वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल होता है। इसके संबंध में पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। जबकि जय किशोर, जो पीड़ित है उसकी पत्नी ने क्या कुछ आरोप लगाए, किसके ऊपर ये आरोप लगाए अपहरण के? उसने एक प्रत्याशी है जो ब्लॉक प्रमुख पद के लिए जो दावेदार हुआ है उसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं और उनको जो है थाने में जाकर उनकी पत्नी ने तहरीर भी दी। लेकिन पुलिस ने क्या अब तक इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की है? क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है? पुलिस का इस पूरी घटना पर क्या कहना है? अभी जो है पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और संदिग्ध परिस्थिति में जैसे वीडियो वायरल हुई है इसी संबंध में बड़े अधिकारियों के आदेश पर पुलिस जांच में जुटी हुई है, छानबीन कर रही है। आगे की अग्रिम कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों ने आदेशित कर दिया है थाना प्रभारी को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जय किशोर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को हाथरस से साझा करने के लिए। अब रुक करते हैं बाकी खबरों को। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेस के दिग्गजों के रुख में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बागियों को लेकर कभी सख्त तेवर दिखाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत नए सुरों से राज्य की सियासत को गरमा दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अपने के लिए घर के दरवाजे बंद नहीं किए जाते, अलबत्ता घर वापसी के लिए समर्पण के लक्षण दिखने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनके नेतृत्व में पिछली कांग्रेस सरकार से बगावत कर बीजेपी का दामन थामने वाले विधायकों और नेताओं की कांग्रेस में वापसी को लेकर चर्चाएं गाहें बगाहें जोर पकड़ती दिख रही है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओर से इस ओर कोरी इसे अफवाह करार दिया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव बागियों की वापसी को लेकर सख्त रुख के बजाय नरम रुख दिखाते रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें तो उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की टीज को अब तक वो भुला नहीं पाए हैं। यही वजह है कि बागियों की वापसी का मुद्दा जब भी चर्चा में आया वो अपनी नापसंदगी जताने में पीछे नहीं रहे, लेकिन अब उनके तेवर भी धीरे धीरे नर्म पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर हमला किया। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने बीजेपी पर प्रशासन की मदद से उनके नेताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी के नैनीताल के जिला अध्यक्ष संतोष कबड़वाल और प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू, महानगर अध्यक्ष शत्रुघ्न पांडे और अलग अलग धाराओं पर मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता ये सोचते हैं कि उनके कार्यकर्ता इस तरह की कार्रवाई से डर जाएंगे, तो ये वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। बसंत कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है। उन्होंने कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़े हैं। में जिस तरीके से काम किया जा रहा है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए हमारे द्वारा ये प्रेस बुलाई गई है। पिछले दिनों एक घटना हुई थी कि रोडवेज पे कुछ दुकानें तोड़ी गई थी। हमारे पदाधिकारी वहां पर धरने पर बैठे हुए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद वो बेल आउट हो गए थे। लेकिन वर्तमान में
उसके बावजूद वो केस दर्ज होने के बावजूद दोबारा से अब अनर्गल रूप से उनके ऊपर धाराएं आरोपित करते हुए उनको फिर से अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। कौन कौन सी धाराएं बढ़ा दी गई हैं उन पर आपके जो लोग इसके आपका कोविड से संबंधित जो डीएम एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं हैं उन धाराओं को बढ़ा दिया गया है। हमारा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को ही चुनकर। तो वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देवभूमि की बेटी स्नेहा राणा के अच्छे प्रदर्शन पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्नेहा राणा को अपने पहले ही टेस्ट मैच में 50 से ज्यादा रन और 4 विकेट लेने पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री तीरथ ने ट्वीट कर लिखा कि देवभूमि की बेटी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्नेहा राणा ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में 50 से ज्यादा रन और 4 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव प्राप्त किया है। आपको बता दें कि आप पर संपूर्ण भारत को गर्व है। बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आपको यह भी बताते चले कि उत्तराखंड की बेटी स्नेहा राणा ने इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में आपको बताएं कि निश्चित हार को ड्रॉ में बदल दिया है। स्नेहा ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से असंभव को संभव कर दिखाया। स्नेहा ने मैच के आखिरी दिन नाजुक समय में 80 रनों की नाबाद बारी खेली। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इंग्लैंड के ब्रिस्टल में जब लग रहा था कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहला टेस्ट मैच हार जाएगी, ऐसे समय में स्नेहा राणा ने अपनी चमत्कारिक बल्लेबाजी से मैच ड्रॉ करा दिया। स्नेहा राणा जब बल्लेबाजी करने आई तब आपको बताएं कि फॉलो ऑन खेलते हुए भारत की पारी बुरी तरीके से लड़खड़ाती नजर आ रही थी। टीम का 6वां विकेट 189 रनों के स्कोर पर खो दिया गया था। स्नेहा राणा ने यहां से टीम के लिए मैच बचाने का अभियान शुरू किया। पहले उन्होंने शिखा पांडे के साथ में 8वें विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी की और पारी को हार को टाल दिया। फिर विकेट कीपर तान्या भाटिया के साथ मिलकर इंग्लैंड के जबड़े से जीत को बहुत दूर ले आई और स्नेहा राणा और तान्या भाटिया ने 9वें विकेट के लिए नाबाद शतकीय निभाया। आपको बताएं कि आखिर में अंग्रेज महिला टीम को हताश होकर ड्रॉ कबूल करना पड़ा। उत्तराखंड के हरिद्वार में मुख्य मार्ग पर अक्सर लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि आलम यह है कि वहां पर लोगों को कई घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। इस जाम का एक बड़ा कारण बहादुराबाद टोल प्लाजा भी बना हुआ है। इस टोल प्लाजा की व्यवस्था फेल होती नजर आ रही है। यही वजह है कि लोगों को यहां पर कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। टोल कर्मियों की लापरवाही की वजह से आज गंगा स्नान के मौके पर हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को उनका जमावड़ा लग गया, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर जाम से यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह से छोटे बच्चे, बड़े और बूढ़े, बीमार व्यक्ति सभी जाम में घंटों फंसे रहे, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एनएचएआई और सुप्रीम कोर्ट के सीधे निर्देश है कि टोल प्लाजा पर चंद मिनटों से ज्यादा समय लगने पर टोल माफ किया जाएगा, लेकिन यहां पर टोल पर जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। गवर्नमेंट ने फास्टैग भी लगवा दिया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा। बताया था कि पहले फास्टैग से बिल्कुल भी जाम नहीं लगेगा, वो काम भी करा लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन आप लोग देख ही नहीं कितना जाम लगा। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 220 नए मरीज मिले हैं और 5 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 3,38,000 से ज्यादा हो गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 7,026 हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार शनिवार को सबसे ज्यादा यानी कि 94 मरीज देहरादून जिले में मिले हैं, जबकि हरिद्वार में 20 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य के 3 जिलों में शनिवार को सिर्फ एक नया मरीज मिला है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों से 217 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। इसके साथ ही ठीक होने वालों कुल मरीजों की संख्या 3,22,000 को पार कर चुकी है। राज्य में शनिवार को 5 मरीजों की मौत हुई। शनिवार को 25,000 सैंपलों की रिपोर्ट की आई है, जबकि 22,000 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 6.42% है, जबकि मरीजों के ठीक होने की दर 95.26 हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में ब्लैक फंगस के 13 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि अस्पतालों में इलाज करा रहे 3 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में इस बीमारी से जूझ रहे कुल मरीजों की संख्या 440 हो चुकी है, जबकि अभी तक 76 की मौत हो चुकी है और 62 इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। दिन, महीने, साल गुजरते रहे, देश हाईटेक होता गया, लेकिन उत्तराखंड की सहसपुर विधानसभा क्षेत्र की कुलहात ग्राम पंचायत धौला तप्पड़ बस्ती के दिन नहीं सुधरे। बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी बस्ती वंचित है। आज भी बस्ती तक जाने के लिए कच्ची पथरीली सड़क है। बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है। समस्याओं से जूझते बस्ती वासियों को हर चुनाव में उम्मीद जगती है कि चुनाव के दौरान वादे करने वाले जनप्रतिनिधि कुछ विकास करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि बस्ती में झांकते तक नहीं है। ग्रामवासी लियाकत अली और अकबर अली का कहना है कि आज भी राज्य गठन के बाद गांव की बस्ती 350 से ज्यादा आसपास की आबादी वाली बस्ती में सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई हैं। मूल रूप से खेती पशुपालन करने वाले ग्रामीण के सामने जन सुविधाओं की भारी कमी है, उन्हें बरसों से मुसीबत में डाले हुए है। आपको बता दें कि कुलहाल से गांव पहुंचने का लगभग 3 किलोमीटर लंबा रास्ता कच्चा है। बरसात के मौसम में पानी भर जाने के कारण बस्ती तक जो संपर्क है वो भी टूट जाता है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस दौरान यहां पर लोगों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर, जिस टाइम से हम सन 70 से यहाँ पर आए हैं, 50 साल हमें यहाँ रहते हो गया। 50 साल के अंदर हर सरकार आ रही है और सरकार जा भी रही है और वोटिंग कर भी रहे हैं, हम दे भी रहे हैं। और सारी सरकार वादा करके जाती है, जिस टाइम वोट मिल जाते हैं उसके बाद जो है तो लौट कर यहाँ कोई आता नहीं है। सारी की सारी समस्याएं हमें अब जो है तो जैसे इस टाइम धूप पड़ी हुई है, गर्मी है, सिलेंडर गैस सरकार ने दिए थे और उसके बाद यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती। 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का सफ़र है, यहाँ पर कोई गाड़ी हमारे लिए नहीं है। 70 सिलेंडर जो है तो जैसे 70 बस्ती में घर है तो 70 सिलेंडर दे दिए तो गाड़ी जो है तो कुलहाल। तो वहीं कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र ने राज्य के अस्पतालों में 25 ऑक्सीजन प्लांट लगाने को मंजूरी दी है। इसमें से 9 बड़े प्लांट डीआरडीओ के द्वारा लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और उनके साथ ही चिकित्सा प्रमुखों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ तीसरी लहर से पहले अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, रानीखेत, खटीमा, एम्स, ऋषिकेश मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में प्लांट स्थापित करेगा। उन्होंने राज्य के सभी सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पतालों में उन्हें जिन भी सुविधाओं और संसाधनों की आवश्यकता है तत्काल उसका विवरण भेजा जाए। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर तैयारी रखने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर उपलब्ध करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए पूर्व में लगाए गए निर्णयों पर अमल करने और बाल रोग विशेषज्ञों का प्रशिक्षण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अस्पतालों के समय रहते तैयार किया जाएगा और इसके साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशक ने ब्लॉक स्तर पर कोविड कंट्रोल रूम की स्थापना करने की भी लोगों की स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में टीकाकरण की स्थिति की भी समीक्षा की।
21 जून को पूरे विश्व में विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा। योग के द्वारा आपका शरीर तो हेल्दी रहता ही है, आपके इसके साथ साथ आपके व्यक्तित्व का भी संतुलन करता है। इन सब के बीच हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने योग और कुछ गुण वहां पर मौजूद लोगों के साथ में साझा किए और इसके साथ ही लोगों को उनका अभ्यास कराया। इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि बहुत से लोग रोजाना योग अभ्यास करते हैं लेकिन इससे उन्हें फायदा नहीं हो पाता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि योग करते समय बॉडी पोस्चर और गति का ध्यान न रखना। अगर आप अलग अलग योगासन से पहले वाले फायदों की जानकारी रखेंगे और सही तरीके से इसका अभ्यास करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। युगों युगों से हमारे कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने योग का अभ्यास करके जीवन में संपूर्ण आरोग्य तो पाया ही, जीवन के प्रगति के सब सोपान चढ़े। श्वास बाहर छोड़ करके आगे थोड़ी देर रुकते हैं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सामर्थ्य अर्जित किया हमारे पूर्वजों ने। भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्त जातम तदस्मै देवा उपसमनमन। तो वापस आएंगे धीरे धीरे। तो वहीं हरिद्वार जिले के खानपुर क्षेत्र में गंगा से सटे खेतों में काम करने गए अलग अलग गांवों के 57 किसान पानी का बहाव बढ़ने से नदी को बीचों बीच फंस गए। सूचना पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने जल पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू शुरू किया। करीब 3 घंटे तक चले अभियान के बाद में सभी को सकुशल निकालकर घर भेजा गया। कानपुर के कई गांव के लोगों के खेत गंगा नदी से सटे हैं। ये लोग रात को फसलों की सुरक्षा के लिए खेत में सोते हैं। इसके अलावा सीमा पार उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने भी आसपास जमीन खरीद रखी है। ये वहीं झोंपड़ी बनाकर परिवार सहित रहते हैं। देर शाम गंगा में पानी बढ़ा तो ये लोग धारा में बीच में फंस गए। सूचना पर एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी और सीओ विवेक कुमार मौके पर पहुंचे। इसके बाद एसडीआरएफ और जल पुलिस को मौके पर बुलाया गया। जल पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने मोटर बोट और राफ्ट की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। घंटों की मशक्कत के बाद सभी को बचाने में सफलता मिली। तहसील अफसर के जसपुर रवीपुर गांव में कुछ लोग गंगा नदी के 2 धाराओं के बीच में टापू है, वहां पर फंस गए हैं। उसके बाद दूसरी सूचना हमें मिली कि दूसरे गांव जो शिवपुरी है वहां पर भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए हमने तत्काल जो है पुलिस और रेवन्यू के प्रशासन ने मौके पर पहुंचे, गांव वालों को अलर्ट किया और साथ में हमने एसडीआरएफ और जल पुलिस की मदद मांगी, जो कि हमें समय से मिल गई थी और रेस्क्यू कर लिया गया है। 20 लोग जो है उस गांव से निकाल लिए गए हैं जसपुर से। अब दूसरे गांव में रेस्क्यू। तो वहीं मां गंगा के पावन धाम गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा इस बार बिना श्रद्धालुओं के ही मनाया गया। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहित और धाम के तैनात कर्मचारियों की सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल के तहत गंगा स्नान पाठ और इसके साथ ही गंगा लहरी और राजा भागीरथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि इसके बाद गंगा घाट पर 56 भोजों के साथ में मां गंगा के अवतरण दिवस पर राजा भागीरथ की भोग मूर्ति की मौजूदगी में मां गंगा का सहस्रनन नाम पाठ भी किया गया। साथ ही विश्व की सुख समृद्धि के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई। गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि मां गंगा से विश्व में कोरोना महामारी से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। देवस्थान बोर्ड के विरोध में प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए भी हवन किया जाएगा। धर्मनगरी हरिद्वार में आपको बता दें कि दोस्ती को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने ही अपने दोस्त की चंद रुपयों के लालच में हत्या कर दी। मामला हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र स्थित इब्राहिमपुर गांव का है। इब्राहिमपुर गांव निवासी शुभम नाम के युवक ने पैसों के लालच में आकर अपने बचपन के दोस्त को मौत के घाट उतारने से भी गुरेज नहीं किया। 15 जून को रोहल की अंडरपास के पास खेत के अंदर शुभम के दोस्त रोहित की लहूलुहान लाश बरामद हुई थी। शुभम के द्वारा अपने दोस्त की हत्या का हरिद्वार में एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्ण राज एस ने खुलासा किया। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले शुभम को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि आरोपी शुभम नाई का काम करता है और इसने कैंची से वार कर रोहित को मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड वाली रात पहले दोनों दोस्तों ने मिले और फिर दोनों ने बैठकर शराब पी। उसके बाद रोहित की जेब में पैसे देखे, जिसके बाद ये पूरी घटना रची गई। ये जो 15 तारीख को सुबह हमारा थाना बादराबाद में सूचना मिली थी कि एक अज्ञात डेड बॉडी जो है रोहल की अंडरपास के पास खेत में पड़ी हुई करके तत्काल रूप से हम सब लोग मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया है। उसमें एक पुरुष का डेड बॉडी है, उसका मर्डर करके उधर फेंका गया था। तो उसका तत्काल रूप से हमने टीम गठित करके कार्रवाई करी। इसमें कल जो हमें सफलता मिली। इसमें जो है मेन अक्यूज्ड शुभम जो है ये बादराबाद में नाई का काम करता है। ये इब्राहिमपुर में
जो ये मृतक है रोहित, इनका दोस्त है। रोहित आजकल देहरादून में काम कर रहा है। वो 14 तारीख रात को जब बादराबाद आए थे, दोनों का मुलाकात हुई। फिर ये पार्टी करने के चक्कर में शराब लेके वहाँ दारू पी रहे थे। जो रोहित के पास पैसा था उससे लालच होकर शुभम ने जो है इनको मर्डर कर दिया, कैंची से वार करके जो है इनको मर्डर कर दिया था। और इनका पैसा 10,000 रुपये और ये इसका जो है इन्होंने लूट लिया है। अपराधी उत्तराखंड के पंतनगर में हजारों लोग कोर्ट के आदेश के बाद से परेशान हैं। दरअसल बीते एक माह पूर्व नैनीताल हाईकोर्ट में एक दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम उधम सिंह नगर को नगला में जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाकर 23 जून को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीएम उधम सिंह नगर ने पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद में एक्शन शुरू हुआ और इसके साथ ही लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली। लोग परेशान हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इस बीच क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार हर तरीके से नगला वासियों के साथ है। उन्होंने कहा कि सरकार के दो रास्तों के, एक न्यायालय का सम्मान रखना है, दूसरा लोगों को बचाना भी है। इस दौरान विधायक ने लोगों को आश्वासन दिया कि जो भी मदद हो सकेगी वो जरूर करेंगे। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नगला जो एक बहुत पुरानी आबादी है, पिछले 70 वर्षों से लोग यहाँ बसे हुए हैं, बल्कि ज़्यादा, और इनको जिस तरीके से हाई कोर्ट में रिट डाल करके इनको हटाने का एक फैसला कराया गया है, उससे एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति खड़ी हो गई लोगों के सामने। सरकार की व्यवस्था ये है कि सरकार के सामने एक तरफ कोर्ट है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना है। तो सरकार ये चाहती है कि कोर्ट का अपमान किए बगैर, कोर्ट का सम्मान करते हुए कैसे इनको इनका हक मिल पाए, कैसे पिरोड़ी भी, सड़क भी चले ठीक से, और जो सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन है वो उसका अतिक्रमण भी हटे। लेकिन उसकी आड़ में ऐसे लोग जो गैर ऐसी ज़मीन पे जो खनती है, जो आबाद क्षेत्र था उसमें बैठे हुए 17 सालों से, उनको भी ना उजाड़ दिया जाए। तो वहीं हरिद्वार धर्मनगरी में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर होने वाले स्नान पर्व को कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया। गंगा दशहरा पर सिर्फ तीर्थ पुरोहित और गंगा सभा के पदाधिकारियों ने ही स्नान किया। पाबंदी के बावजूद भी काफी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचे। हालांकि बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को बॉर्डर पर रोक लिया गया। हरिद्वार पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं से गंगा स्नान के लिए नहीं आने की अपील की थी, लेकिन लोग फिर भी हर की पौड़ी के पास पहुंच गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर लोगों को रोका। वहीं लोग अन्य घाटों पर स्नान करते नजर आए। वहीं शनिवार को गंगा दशहरा के स्नान पर्व के लिए हरिद्वार आ रहे लोगों के 27,000 वाहनों को जिले की सीमाओं से वापस भेज दिया गया। सबसे ज्यादा वाहन नारसान बॉर्डर से वापस भेजे गए। ये लोग बिना पंजीकरण और आरटीपीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट के ही हरिद्वार आ रहे थे। हालांकि बॉर्डर पर सख्ती के चलते अधिकतर लोग शुक्रवार को ही धर्मनगरी में पहुंच गए थे। आज गंगा स्नान है। आज के दिन गंगा जो है पृथ्वी पर आई थी, इस वजह से आज के दिन नहाने से जो है पुण्य मिलता है। इस वजह से हम यहाँ गंगा स्नान करने आए हैं। कहाँ पर आए हैं? ये हरिद्वार उत्तराखंड है, यहाँ पर आए हैं। हर की पौड़ी। कैसा लग रहा है स्नान करके? स्नान करके बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, जो काफी स्पिरिचुअल लग रहा है, मतलब खुशी हो रही है अंदर से। जैसे कोरोना काल कर चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू भी लगा हुआ है, उसके बाद भी आप लोगों ने किया? हाँ, थोड़ा सा रिस्क लेके आए हैं, पर पूरी सेफ्टी से आए हैं हम। पूरे मास्क और पूरे प्रिकॉशन और सैनिटाइज सब कुछ। आज गंगा दशहरा और हम यहाँ हरिद्वार आए हैं। आज के दिन गंगा जी पहाड़ों पे से उतर के हरिद्वार में आई थी, तो हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आए हैं। और कोरोना का माहौल भी चल रहा है, इस वजह से हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। कैसा लग रहा है गंगा स्नान? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर हम लोगों को, हमारी फैमिली। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ
ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਇਆ।